फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी पाप की सजा भाग 1। शांति देवी परेशान हो सारे घर में चक्कर लगा रही थी। बार बार बेचैनी से घड़ी देखती। अरे रात के 12 बज रहे थे और कीर्ति, उनकी पोती, पार्टी से नहीं लौटी थी अभी तक। अंदर जाकर घर में देखती तो उनका बेटा बहू नमन और भारती अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगे थे। खाने पीने के दौर चल रहे थे। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी जवान बच्ची कब घर आएगी, कहाँ गई है। एक आध बार पहले उसने कुछ टोकना भी चाहा था, पर नमन ने उसे चुप करा दिया ये कहकर कि अम्मा, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, आप अपनी दकियानूसी बातें ना किया करें। शांति देवी भी क्या करे, जब से उनके पति की मृत्यु हुई बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चों की आधुनिक दुनिया में खुद को एकदम अनफिट सा पाती। बहुत चाहती कि कोई टोका टोकी ना करूं, पर आंखों देखी मक्खी भी तो निकली नहीं जाती। कीर्ति 1 बजे लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसी तो देखा दादी पूरी तरह उसकी राह देख रही थी। बुरा सा मुंह बना के वॉशरूम में घुस गई। जब बहुत देर वो निकली ही नहीं, शांति समझ गई उसे कुछ भी कहना बेकार है। 2-4 उल्टे वो भी सुना देगी उन्हें। मन मार के मुंह पर चादर लपेटे वो सोने की कोशिश करने लगी। वक्त यूं ही आगे सरकता जा रहा था। शांति देवी ज्यादातर समय पूजा पाठ में, सत्संग में बिताने लगी थी। एक दिन सभी बहुत दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर एक साथ इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक कीर्ति को वोमिटिंग सी महसूस हुई। वो घबरा के भागी वॉश बेसिन तक। नमन पहली बार गुस्सा हुए भारती पर। पता नहीं ये लड़की सारा दिन कहाँ गर्मी में घूमती फिरती है, बदहजमी हो गई है लगता है, किसी डॉक्टर को दिखाओ इसे। भारती ने अपनी दोस्त और फैमिली डॉक्टर माला को झट बुला लिया। डॉक्टर माला ने शिकायत करते हुए कहा, अरे बेटी की शादी कर दी और हमें बुलाया भी नहीं। क्या? भारती जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। ऐसे क्यों बोल रही हो? डॉक्टर माला हंसते हुए बोली, तुम नानी बनने वाली हो। भारती का सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। उसने माला से गिड़गिड़ाते हुए कहा, तू मेरी अच्छी सहेली है, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। अभी कोई तरीका बता इससे छुटकारा पाने का। माला ने कहा, काफी एडवांस स्टेज है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब एक ही तरीका है, तो इसे लेकर कहीं दूर चली जा, डिलीवरी के बाद आ जाना, तब तक यहाँ कोई बहाना भी बना देना। माला ने बताया, उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर है हिमाचल के एक गांव में, वहां चले जाना, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। भारती के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसके अलावा। कुछ समय के लिए वो बेटी कीर्ति के साथ वहां चली गई। घर में सब जान गए थे कि घर की इज्जत आबरू बचाने का अब शायद यही विकल्प बचा था। हिमालय के जिस गांव में वो आकर ठहरी थी, वो शहर से दूर एक बहुत सुंदर गांव था। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य मन में अलौकिक शांति प्रदान करता था, पर दोनों की मनःस्थिति इस समय ऐसी थी कि बिल्कुल चुपचाप रहती। कई दिन निकल जाते वो आपस में बात भी ना करती, जैसे एक दूसरे से नजरें चुराती। कहाँ कीर्ति इतनी चुलबुली और शरारती, और अब जैसे हंसना बोलना सब भूल गई हो। भारती भी बहुत उदास परेशान रहती। रह रह के उन्हें अपनी सास शांति देवी की हिदायतें याद आती और बिना रुके आंसू उनकी आंखों से बहते जाते। मैंने उनका कितना अपमान किया, उन्होंने मुझे लाख समझाया, पर मेरे कानों पर जूं ना रेंगी। शायद भगवान मुझे इसी बात की सजा दे रहे हैं। उधर कीर्ति भी इसी गिल्ट में जी रही थी कि उसने दादी की बात कभी नहीं सुनी। उसे दादी ओल्ड फैशन्ड, पकाऊ और कितनी बोरिंग लगती थी। काश कभी उनकी बात मान लेती तो आज इस मुसीबत में ना फंसती। जब भी उसे अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान आता, गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज जाती। कितना धोखेबाज था वो, इतनी मीठी बातें कर मुझे फंसा लिया और बाद में साफ बच निकला, पाखंडी कहीं का। काश माँ ने कभी मुझे समझाया होता कि जवान होती लड़की को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किनसे मिलना या नहीं मिलना है। कभी भी मुझे रोकती तो आज ये दिन ना देखती। उसे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी। ऐसे ही करते करते कुछ माह निकल गए और एक दिन उसे लेबर पेन शुरू हो गया। बड़े कष्टों से उसकी नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ। बहुत सुंदर प्यारा बच्चा था वो, और एक खास बात, उसके सीधे हाथ में 6 उंगली थी जो उसे सबसे अलग करती थी। नजर भर के भी देख ना पाई वो कि उसकी माँ बच्चे को लेकर वहीं किसी मंदिर की सीढ़ी पर रख आई थी उसे, बिल्कुल अंधेरे मुंह। बहुत रोई वो अकेले, लेकिन मजबूर थी।
नहीं जानती थी कि ये रोना अब उसकी किस्मत बनने जा रहा था। अपना दिल का टुकड़ा अनजान जगह छोड़ते हुए उसका दिल फटा जा रहा था, पर वो लाचार थी। कभी कभी हम जिंदगी में इतने मजबूर कैसे हो जाते हैं। कल तक की मस्त बिंदास लड़की रातों रात जैसे बड़ी बूढ़ी हो गई हो। उदास सी खोई खोई सी हर वक्त अपने ख्यालों में गुम रहती थी। अब वो यूं तो उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर दी थी, पर उदासी और उसका साथ अब चोली दामन सा हो चुका था। ग्रेजुएशन पहले ही कर चुकी थी, अब बीएड कर रही थी। उसके पिता उसकी माँ पर जोर डालते कि अब इसकी शादी जल्दी करवा देते हैं, सब भूल भाल के अपनी गृहस्थी में रम जाएगी। अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ है जल्दी। फिर जल्द ही एक सुयोग्य लड़के के मिलते कीर्ति के हाथ पीले कर दिए गए। वो लगभग बिना विरोध किए एक कठपुतली सी बन के रह गई थी। ससुराल में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वहाँ नमन और भारती ने जी खोलकर पैसा लगाया था। कुछ तो था भी उन पर, और कुछ इस बात से कि पैसे की चकाचौंध भी वो लोग उनकी बेटी को कुछ ना कह सकें। अगर कभी कुछ जान भी ले तो कीर्ति हर समय डरी सहमी सी रहती और सब समझते कि लड़की बड़ी शालीन संस्कारी है। पैसे का घमंड तो बिल्कुल छू के भी नहीं गया उसे। कीर्ति की शादी को काफी समय हो चला था, पर वो सामान्य नहीं हो पाती। उसके मन में हर पल अपने किए गलत काम का एहसास रहता और वो डरी डरी सी रहती। उसकी जेठानियां ननन देवर उससे मजाक करते, हंसी ठिठोली करते, पर वो फीकी सी मुस्कुराहट से ही उनसे बात करती। एक दिन उसकी जेठानी ने उसके पति को घेर लिया। क्यों देवर जी, हमारी देवरानी को कहीं घुमाने नहीं ले जाते आप? देखिए कितनी बोर होती रहती हैं वो। राजेश, उसके पति हंसते हुए बोले, अरे आप ही समझाओ अपनी देवरानी को, ये जहाँ हुक्म करेंगी बंदा जाने को तैयार है। आप शायद हनीमून पर भी तो नहीं गए हैं अभी तक। चलिए इस बार पहले हिमाचल घूम फिर आएंगे सभी। हिमाचल का नाम सुनते ही कीर्ति डर से पीली पड़ गई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो बौखलाई सी बोल पड़ी। उसका इस तरह रिएक्ट करना बड़ा ऑकवर्ड था। कीर्ति अब ज्यादा असहज रहने लगी थी। कभी कभी राजेश को शक होता उस पर कि मुझसे शादी तो करना चाहती थी या इस पर दबाव डाला गया था। एक दिन सीधे उन्होंने कीर्ति से ही पूछ लिया, सच बताओ कीर्ति, तुम किसी और को चाहती थी ना? कीर्ति घबरा गई। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुम खुश नहीं लगती हो ना, इसीलिए बस। वो भी कुछ गंभीर स्वर में बोले। कीर्ति जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। गलत कहाँ कह रहे थे वो? अपना स्वाभाविक व्यवहार कहाँ कर पा रही थी वो? अब तो कीर्ति की सास को भी उससे शिकायतें होने लगी थी। यदा कदा कब दादी बनाओगी हमें? शुरू में पूछे गए ये प्रश्न हंसी मजाक से कब तानों में बदल चुके थे, पता ही नहीं चला। राजेश और कीर्ति के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, पर भगवान कीर्ति की गोद ना भरते। धीरे धीरे घर में लेडीज ने कानाफूसी शुरू कर दी। बांझ है ये तो। उसके कानों में नश्तर बन चुपते थे ये शब्द। मन करता चीख चीख के सबको बता दूं, मेरे इतना प्यारा बच्चा हुआ था, पर बेबसी में सिर्फ आंसू घोट के रह जाती। उसे भगवान का न्याय समझ ना आता। जब कुछ पता भी ना था तो कवारी कन्या को माँ बना दिया। अब एक बच्चे को तरस रही हूँ और मेरी झोली खाली है। वाह रे विधाता, तेरे खेल निराले। राजेश पर उसके माँ बाप एक बच्चे के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उधर कीर्ति की उदासीनता उसे परेशान किए हुए थी। ऐसे में उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा, क्यों ना हम इसे तलाक दे दें और दूसरी लड़की से तेरी शादी कर दें। राजेश अवाक रह गया। नहीं माँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों? कह देंगे चरित्रहीन है लड़की, किसी से चक्कर चल रहा है। अब क्या इसके लिए तू बेऔलाद रहेगा जिंदगी भर? माँ ने जोर देकर कहा। राजेश निरुत्तर हो गया। उसके अपने मन में भी कीर्ति के लिए चल रहे संदेह जैसे गहरा उठे। कीर्ति ने ये सब सुना तो पत्थर की बन गई। अब ये ही सुनना बाकी रह गया था बस। वो ना रोई ना गिड़गिड़ाई, चुपचाप जहाँ कहाँ साइन कर दिए। 1 साल की सामान्य प्रक्रिया से उन दोनों का तलाक हो गया। कीर्ति बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुई। डर डर के जीने से अच्छा है आजाद रहे। वैसे भी वो जिंदा लाश ही थी। जिंदगी से सारे रंग उस घटना के बाद जैसे जुदा हो गए थे। घर में भी उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कहीं जॉब कर लूंगी और माँ पापा पर बोझ ना बनूंगी, ये सोच वो मन ही मन योजनाएं बनाती रहती। कीर्ति ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था,
छोटे बच्चों को ट्यूशन तो वो पढ़ाने ही लगी थी, अपने घर में ही सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती। बच्चों की संगति उसे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी मीठी मीठी बातें उसके दिल का दर्द हर लेती और जब वो उनके बीच होती बिल्कुल बच्चा ही बन जाती। कभी कभी खिलखिला के हंसती भी थी वो। उसे खुद आश्चर्य होता कि क्या ये वो खुद ही है। जब से वो हादसा हुआ था शायद पहली बार वो इतना खुश रहने लगी थी। कभी अकेले में उसे अपने बच्चे की याद अब भी आती जरूर थी, पर वो अपने चारों ओर घिरे हुए बच्चों में उसका काल्पनिक चेहरा बुन लेती और अपनी सारी ममता उन बच्चों पर उड़ेल देती। बच्चों की वो बहुत चहेती बन गई थी। उनके पेरेंट्स शुरू में तो बहुत खुश होते, ये अच्छी टीचर है जो इतना वक्त देती है। पर जब बच्चे उसके पास से लौट के ही ना आना चाहते तो वो शक करते कि मैडम कोई जादू तो नहीं करती हमारे बच्चों पर। जादू ही तो करती थी वो सब पर, अपने प्यार का, बेपनाह मोहब्बत का और दुलार संग पढ़ाई का। उसे भी उन बच्चों की बहुत आदत हो चली थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक दिन उसे वो खुशी भी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसका केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी मतलब प्राथमिक शिक्षिका के रूप में स्थायी नियुक्ति हुई। क्योंकि उसकी पहली पोस्टिंग थी, उसे हार्ड स्टेशन के रूप में हिमाचल में पोस्टिंग मिली थी। कुछ क्षण को वो सिहर उठी। इस बात पर खुश हूँ या भयभीत उसे समझ ना आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ है और वहाँ भेज रही हैं तो कुछ मेरी भलाई ही होगी। महत्वपूर्ण ये है कि अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। पूरी जिंदगी भी उन बच्चों के संग काट दूंगी तो कम है। उसे यहाँ के बच्चों को छोड़ने का दुख भी था, पर क्या कर सकती थी। आज उसे हिमाचल जाना था। सारे बच्चे उसके लिए अलग अलग कार्ड गिफ्ट्स लेकर आए थे। कोई सुंदर गुलाब, बेला के फूलों का गुलदस्ता बनवा के लेके आए थे। उसके आंसू उनका इतना प्यार देखकर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन सोचती, कौन कहता है इस दुनिया में प्यार की कमी है। देखो इन मासूमों को, जितना प्यार बटोर सकती हो बटोर लो, भर लो अपना दामन। बस भगवान का अपना अलग स्टाइल है प्यार देने का। हिमाचल आए 1 माह हो गया था कीर्ति को। शुरू में तो नए स्कूल, बच्चों और साथ के अन्य लोगों को समझने में ही व्यस्त रहती हरदम। वहीं स्टाफ क्वार्टर में रहने की भी व्यवस्था हो गई थी। बहुत अच्छा मौसम था यहाँ का। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जब पहली बार आई थी यहाँ तब और अब में बहुत फर्क था। यूं तो सभी जानते हैं कि पहली बार माँ बनने का एहसास कितना मधुर होता है, पर एक कुंवारी कन्या के लिए ये अभिशाप और काले पानी की सजा से भी ज्यादा दुखदाई होता है। वो हर पल मर मर के जीने को मजबूर होती है। कभी कभी कीर्ति के मन में अजीबोगरीब से सवाल उठ खड़े होते। क्या उसका बच्चा बच गया होगा? क्या अगर ऐसा है तो वो भी यहीं हो सकता है? अगर वो यहीं है तो क्या उससे कभी मिल सकेगी वो? प्रश्नों के झंझावट से मन डोलने लगता और वो बेचैनियों के भंवर में डूबती उतरती रहती। कई बार मन छोटे बच्चे सा मचल जाता उसका, अपने बेटे को एक झलक देखने को। शहर के हर मंदिर की चौखट पर घंटों बैठी रहती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसी से पूछे भी तो क्या पूछे। आज से कोई 25-30 साल पुरानी बात हो गई थी। कभी कभी छोटे बच्चों में अपने बेटे की ख्याली तस्वीर बुनती, फिर सहसा चौंक जाती कि वो तो जवान युवक होगा। हो सकता है शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला भी हो। यहाँ हिमाचल में वो भी छोटे आसपास के बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस बहाने उसका वक्त भी गुजर जाता और फिर बच्चों के संग होते हुए उसे अच्छा भी बहुत लगता था। यहाँ सब उसका बहुत सम्मान करते। छोटी उम्र की लड़कियाँ उससे सिलाई बुनाई भी सीख लेती। उसकी एक अच्छी आदत थी कि उसे जो कुछ भी आता था किसी दूसरे को सिखाने को वो हर पल तैयार रहती। इसी तरह उसके दिन मजे में कट रहे थे। बस एक ही मलाल रहता मन में कि कभी वो अपने बेटे को मिल पाएगी इस जन्म में या नहीं। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।